स्वागत है दोस्तों आपका रैंडम नॉलेज चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टुडे एसएससी जीडी के पेपर के एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। हम लोग जैसे कि एसएससी जीडी की जो पेपर चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल शिफ्ट की पेपर इसमें नहीं रहेगी, इसमें फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दो शिफ्ट की पेपर हमने लाया है केवल इसमें। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तीसरे शिफ्ट के किसी कारण हमने नहीं लाया क्योंकि हम उस टाइम में फ्री नहीं रहेंगे, तो इसलिए आपके लिए नहीं लाए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जो लोग नहीं ज्वाइन किए उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज 19 फरवरी 2025 है। जैसा कि आप लोग डेट देख रहे होंगे 19 तारीख की हम लोग सेट को करा रहे हैं। तो 19 तारीख की जो आज पेपर पूछी गई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आगे जीके एंड जीएस से। तो जीके एंड जीएस में पहला क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है, प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध नृत्यांगन श्री बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से प्रतिपादन थी। मतलब स्टैटिक जीके की जो नृत्यांगन मतलब शैलियाँ हैं, क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आ गई है। देखिए, तो उत्तर पूछ रहा है कि इसका उत्तर जो हो जाएगा, प्रसिद्ध नृत्यांगन श्री बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से प्रतिपादक थी। मतलब भरतनाट्यम से प्रतिपादक है, मतलब भरतनाट्यम से अपना रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वहीं से ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनका वहीं से घराना है। ठीक है, ये आप लोग जानिए। जैसा कि श्री बाला सरस्वती जो है क्या, ये किस शैली से प्रतिपादक है, भरतनाट्यम से है। 1997 में पद्म विभूषण इनको दिया गया, 1977 में पद्म विभूषण दिया गया और 1973 में उन्हें मद्रास संगीत अकादमी द्वारा उनको कला निधि के सम्मानित किया गया, संगीत कला निधि दिया गया। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध नृत्यांगन जो टी बाला सरस्वती थी ना, इनको कौन सी शैली से प्रतिपादन थे। मतलब पहली बात तो भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम जो लोगों ने आंसर लगाया होगा बहुत बढ़िया होगा। और 1997 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, 1977 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, 1997 में पद्म भूषण और 1977 में पद्म विभूषण। हमसे कभी कभी गलती हो जाती है विभूषण और भूषण में, तो आप लोग देख लीजिएगा, गलती हो जाएगी, माफ़ करिएगा। 1973 में इन्हें क्या हुआ कि मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा इन्हें संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरी क्या कह रही है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के बाद, देखिए पंचवर्षीय योजना की बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से जीडी की पेपर शुरू हुई तब से पंचवर्षीय योजना पूछी ही जा रही है। तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान शुरू किया गया था। तो रोलिंग प्लान पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। यह 2 वर्षीय योजना, ये मतलब जो रोलिंग प्लान चली थी 2 वर्ष के लिए चली थी, जिसमें 1978 से 1980 तक लागू किया गया। तो जनता पार्टी की सरकार लाई थी, मतलब 1978 में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, इंदिरा गांधी उस समय हार गई थी। ठीक है, तो इसमें जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया था। किस पंचवर्षीय, एक बार और बता देते थे, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। रोलिंग प्लान जो था ना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। यह 2 वर्षीय योजना थी जिसमें 1978 से 1980 तक लागू किया गया था और जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे लाई गई थी। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरी जो कह रही है कि प्रश्न पूछिए कि एशियाई खेलों की किस वर्ष आयोजित किया गया था। जो एशियाई खेल होती है, एशियन गेम्स होते हैं हमारे, वो कब किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमने भी कराया है इसको। तो चलते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रथम एशियाई खेल जो था ना, प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली के भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इन्हें एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी इसको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एशियाई या कभी एशियाड खेल जो पूछ सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एशियाड और एशियाई दोनों एक ही नाम है। इन्हें एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। अब तक थाईलैंड में सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी और थाईलैंड ने 1966 में कहाँ कब कब किया था, 1966 में, 1970 में, 1978 में, 1998 में बैंकॉक में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियाई खेलों का सबसे ज़्यादा मेजबानी अभी तक किसने किया और कब कब किया है। तो सब ले आए हैं आपके लिए। थाईलैंड ने 4 बार अभी तक मेजबानी की है, 1966, 1970, 1978, 1998 में। ठीक है, तो बैंकॉक में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न मेरी क्या कह रही है। अगला प्रश्न मेरा जो है कि पूछ रहा है जनगणना से, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दूसरा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दूसरा राज्य लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है। तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लिंगानुपात जो नहीं जानते वो जान जाए कि इसका मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब 1000 पुरुष रहेंगे तो उस पर कितनी महिलाएं, तो इसको ही हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था। केरल का लिंगानुपात 1084 था। पौंडीचेरी का जो या पुडुचेरी का लिंगानुपात 1037 था। और तमिलनाडु का जो लिंगानुपात है वो 1096 थे। ये गलत लिखी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गलत है, थोड़ी मार्क करिएगा। ये 996 है, 996 होगा। ठीक है, 996 था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का जो लिंगानुपात था 993 था। 1096 कितना है, इसको माफ़ करिएगा, इसको हम लोग देख के आपको बताएंगे। ठीक है, इसको हम लोग देख के आपको बताएंगे।
लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। केरल का लिंगानुपात 1084 है। पांडिचेरी का लिंगानुपात 1037 था। और तमिलनाडु का, यहाँ पे कुछ माफ़ करिएगा, इसमें गलती है, इसके बारे में ये हमें लग रहा है 996 था। ठीक है, 996 ही था, 996 था। और आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993 था। ठीक है, ये देख के आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में कि लिंगानुपात तमिलनाडु का हमका 996 ही था, हमें 100% श्योर है, लेकिन फिर एक बार हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जान गए होंगे लिंगानुपात क्या थी। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा आपका केरल में है, 1084 है। पांडिचेरी में लिंगानुपात 1037 है। तमिलनाडु में 996 है। और आंध्र प्रदेश में 993 है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 1996 में औद्योगिक नीति संकल्प ने क्या आधार बनाया था। जो 1996 में औद्योगिक नीति संकल्प आई थी, नहीं, या संकल्प नीति या नीति संकल्प उल्टा। तो 1996 की औद्योगिक नीति संकल्प ने आधार क्या बनाया था, तो उत्तर हो जाएगा नीति संकल्प ने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में इसको नीति संकल्प और योजना को इसी को बनाया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, तो नीति संकल्प ने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना को 1956 से 1961 को ही आधार बनाया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन मेरी क्या कह रही है कि अगला प्रश्न मेरी पूछ रही है कि रज पर्व मानसून की शुरुआत में एक अनूठा त्यौहार है। इस मानसून में शुरुआत में बनाई जाती है रज पर्व, और ये किस राज्य में मनाई जाती है। तो रज पर्व किस राज्य में मनाई जाती है। स्टैटिक की पार्ट इसमें बहुत बेस्ट होती है, स्टैटिक की क्वेश्चन आती रहती है, हर सब्जेक्ट में आती है। तो इसकी आंसर हो जाएगी आपकी कि रज पर्व मानसून की शुरुआत में एक अनूठा त्यौहार है। ये उत्तर जगह उड़ीसा राज्य में, इसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यह नारित्व का 3 उद्देश्य त्यौहार है। यह त्यौहार जून महीने में मनाया जाता है। जो रज पर्व होता है ये कब मनाई जाती है, जून में मनाई जाती है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। रज पर्व मानसून की शुरुआत में एक अनूठा त्यौहार है। यह किस राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इसे उड़ीसा में मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह नारित्व का 3 उद्देश्य त्यौहार है, और यह जो त्यौहार जून महीने में मनाई जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरी क्या करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करता है। मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया है कि काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आर्टिकल 41 में बताया गया है कि आपके संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य के कुछ मामले होते हैं जो शिक्षा, काम और सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार होते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 41 में बताया गया है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न मेरी क्या रही है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो मुद्रा योजना होती है, मुद्रा, इसके तहत शिशु लोन में कितने रुपए तक की धनराशि दी जाती है। जो शिशु लोन होता है इसमें कितने रुपए तक की धनराशि दी जाती है, तो 50,000 तक की राशि आपको दे दी जाती है इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। मुद्रा योजना के तहत आपको क्या की जाती है, 50,000 तक लोन दी जाती है शिशु के लिए। आगे बात करते हैं क्या क्या इसके वाले बेनिफिट्स है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शिशु योजना के तहत स्वीकृति योग्य ऋण की अधिकतम राशि 50 है। मतलब जो आपको कर दी जाती है, मतलब ऋण दी जाती है, कर मतलब जो आपको पैसा दी जाती है अधिकतम, वो 50,000 दी जाती है शिशु के लिए। इसमें 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं, शिशु, किशोर और तरुण। इस योजना का उद्देश्य होता है कि गैर कृषि और गैर निगमित लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो मुद्रा योजना के तहत उन्हें ऋण की पेशकश दी जाती है। मुद्रा का अर्थ होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी, रेफाइनेंस या रेफरेंस एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। हो सके किसी शिफ्ट में अगले में फुल फॉर्म पूछ सकते हैं मुद्रा योजना की। तो माइक्रो यूनिट या माइक्रो यूनिट्स हो जाता है, डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी होती है। अगला प्रश्न, अगला इसी में पता है कि तो हम लोग बता दिए कि शिशु को 50,000 दी जाती है, तो किशोर के लिए 50,000 1 से 5 लाख तक का लोन दी जाती है। और तरुण को जो दी जाती है ना, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक की आपको लोन दी जाती है। ये भी ध्यान दीजिएगा। किशोर का याद कर लीजिए, तरुण को याद करें, मुद्रा योजना, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ये तीनों आप लोग याद करके जाइएगा आगे पेपर जिनकी है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरी क्या रही है कि राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को पद ग्रहण के लिए किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के मुताबिक राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे ना, तो उनमें न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ या न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। मतलब जो उस समय सबसे वरिष्ठ होंगे वहाँ पे उस केबिन में, तो वो क्या करेंगे, न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। तो राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 के मुताबिक राज्यपाल को शपथ राज्य के मुख्य उच्च न्यायालय के मुताबिक न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश दिला देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे क्या कह रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके शासन काल में हुआ था। चलते हैं अगला, इसका आंसर हो जाएगा जो
तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के लिए घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया था। जो बंगाल विभाजन था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 तारीख अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को वायसराय आया लॉर्ड हार्डिंग ने द्वितीय ने इसे रद्द कर दिया और ये विभाजन विरोधी आंदोलन के चलते चलते रद्द हो गया। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे। जो लोगों ने आपको लॉर्ड कर्जन लगा के आया होगा तो वो आप राइट होगा। शासनकाल में हुआ था 20 जुलाई 1905 को और बंगाल विभाजन की घोषणा के की और 16 अक्टूबर 1905 से लागू किया गया है। बंगाल के विभाजन का 12 दिसंबर 1911 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द कर दिया और विभाजन विरोधी आंदोलन में चलते बदल गया था। ठीक है, अगला प्रश्न महाजनपद काल के दौरान शासक भाग या हिस्सा नामक कर वसूलते थे जो कृषि उपज का कितना हिस्सा था। महाजनपद जो थे 16 महाजनपद के दौरान जो शासक भाग या हिस्सा नामक कर वसूलते थे जो कृषि उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा था। तो यह हिस्सा जो था ना यह कर आमतौर पर उपज का 1/6 भाग था। 1/6 यहाँ लिखा है, देख लीजिएगा, भाग था। यह कर राजा या राज्य के किसी राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था। ठीक है, यह कर जो था ये क्या 1/6 भाग था और यह क्या कर राजा और राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरे क्या करें, पानी और स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किस विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो पानी और स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCO होती है, यह एक कीटाणुनाशक होती है, इसका उपयोग किया जाता है। पानी और स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए किस विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaCO और यह एक कीटाणुनाशक दवा होती है। अगला प्रश्न, क्रिकेट खेल में एक ओवर में कितने बॉल होते हैं। तो 6 बॉल होते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लोसर त्यौहार को किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। लोसर का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मोनपा जनजाति द्वारा ही मनाई जाती है। ये कहाँ मनाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में मनाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लोसर त्यौहार को किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, मोनपा जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। की पॉइंट्स इसके बात करते हैं, की पॉइंट्स क्या क्या है। जो मोनपा जनजाति के द्वारा लोसर त्यौहार मनाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में लोसर उत्सव मनाया जाता है, यह मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है और जिन्हें अरुणाचल प्रदेश के निवासी कहा जाता है। लोसर त्यौहार जो 3 दिन का त्यौहार होता है, इसे तंबाग में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और त्यौहार बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए, नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है, जो खुशी और समृद्धि के भरा होता है। मतलब जो वहाँ की बुरी आत्माएं होती है उनको दूर करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं और इसमें स्वागत करते हैं, मनाया जाता है और खुशी और समृद्धि आए, इसी के लिए इस त्यौहार को मोनपा जनजाति द्वारा आपका मनाया जाता है। मोनपा जनजाति के द्वारा आपका अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है लोसर त्यौहार। ठीक है, 3 दिन की त्यौहार होती है, तमांग में बड़े धूमधाम से इसको मनाए जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग जरूर से जरूर देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग बात करते हैं। खासी मध्य मेघालय के निवासी हैं। अनुसूचित जाति आबादी मुख्य रूप से खासी जयंती और गारो जनजाति से संबंधित है। मेघालय की कुल आबादी 85.53% है। ठीक है, 53% है। कोडवा कर्नाटक के कोडागू क्षेत्र में जनजातियों का एक समूह है। मुंडा पूर्वी भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला आदिवासी लोगों में से एक है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आज आया था कि पूना समझौता में किसके बीच हुआ था। तो गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि को इस पर्व गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन बल्कि इस पर अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 दिसंबर 1932 को हस्ताक्षर किया गया था। मतलब पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया था, बल्कि अम्बेडकर जी भी इस पर नहीं किया था, लेकिन जो उनके अनुयायी होते हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर इस पर किया गया और इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सिम आरक्षित करने की व्यवस्था थी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा को भंग कौन कर सकता है। किसी राज्य के कोई विधानसभा है तो उसको भंग कौन कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकते हैं उसके विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल का मतलब विधानसभा का मेन लीडर कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल भंग कर सकता है। ये क्वेश्चन और केंद्र में पूछ सकता है, लोकसभा का कार्यकाल है उसको कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा के कार्यकाल को
तो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगर यही राज्यपाल के कार्यकाल को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल के को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार इसकी बार पूछी है। अगला प्रश्न, 12 अगला प्रश्न जो है ना कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उत्तर हो जाएगा तीव्रता, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास होती है। मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था कि तीव्रता और दीर्घ मतलब तेजी से दीर्घकालिक दीर्घ ज़्यादा के समय के लिए और अधिक समावेश के विकास के लिए इस पर जोर दिया गया था। की पॉइंट्स क्या क्या थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना को 4 अक्टूबर 2012 को मंजूरी दे दी गई थी। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ना, इसको 4 अक्टूबर 2012 को मंजूरी दे दी गई। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि 8.0% की औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि तेज, अस्थायी और अधिक समावेशी विकास का प्राप्त करना, जो हमने आपको पहले बताया यही उद्देश्य था। गरीबी को कम करने के लिए राज्यों और राज्यों के भीतर क्षेत्रीय समानता को सुधार करना था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमान था कि 47.7 लाख करोड़ रुपए था। इसकी जो अनुमान लगाया गया था, इसकी 47.7 लाख करोड़ रुपए की अनुमान थी। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी बात करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ विकास संकेतन इस प्रकार हैं कि 8% की औसत जीडीपी विकास दर है। कृषि क्षेत्र में 4% की विकास दर हासिल करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ विकास संकेतन इस प्रकार है कि 8% की औसत जीडीपी उसमें दर विकास को दर्ज करना, और कृषि क्षेत्र में 4% की विकास दर हासिल करना, इसके क्षेत्र में बात की गई थी। ठीक है, अगर आगे कोई बिंदु आगे भी है थोड़ी सी, इसके बारे में बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति गरीबी को 10% कम करना, और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 करना, और मातृ मृत्यु दर को 100, और कुल प्रजनन दर तो 2.1 बढ़ाना, और अवसंरचना निवेशी को जीडीपी का 9% करना, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी क्वेश्चन आज खत्म हो गई। जो जीके एंड जीएस पर हम लोग मेनली फोकस रहता है, जीके एंड जीएस पर हम लोग फोकस करते हैं, जीके एंड जीएस पे हम लोग बात करते हैं, जीके एंड जीएस की फोकस पे रहते हैं। जीके एंड जीएस के हम लोग सब चीज़ की जो इतनी क्वेश्चन थी सब क्वेश्चन आपके पास लाए हैं। मेनली हम लोग जीके एंड जीएस पर फोकस करते रहते हैं। तो इसके बाद इतनी क्वेश्चन आज की जो 2 शिफ्ट में हमने देखी है, 2 शिफ्ट की लाई थी, इसमें 2 शिफ्ट की क्वेश्चन है। तो आज कल ये वीडियो में इतना ही नहीं, तो अभी तो हम लोग और चीज़ बताएंगे आपकी टॉपिक वाइज बता देते हैं। तो टॉपिक वाइज बताते से पहले उससे पहले कहते रहे हैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है, आप लोग भी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चलते हैं आगे की बात करते हैं। टॉपिक वाइज की बात करते हैं तो हिंदी में जो होती है ना, सॉरी हिस्ट्री माफ करिएगा। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आई थी, कल्चर में एक क्वेश्चन, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, जनरल पॉलिटिक्स से 2 क्वेश्चन, साइंस से 3 क्वेश्चन आपकी आई थी, आती रह रही है, जैसा कि आगे के पेपर में भी। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स आपके लिए लाना है। करंट अफेयर्स आप अगले पेपर में आपको जरूर हम लोग लाएंगे। करंट अफेयर्स में भूल जा रहे थे, तो स्पोर्ट्स 2 क्वेश्चन आपकी लाएंगे जरूर से, आ ही रही है। देखे नहीं, जैसे एक ओवर में कितनी बॉल पूछी जाती है, क्वेश्चन आ ही थी। तर्क शक्ति से 1 से 2 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 है, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन क्वेश्चन 2 से 4, अर्थमेटिक की 4 क्वेश्चन, वेन डायग्राम की आपकी 3 से 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर की 1 क्वेश्चन। इससे हम बात करते हैं तो ईजी टू मॉडरेट ये आई है आपकी, जो रीजनिंग है ईजी टू मॉडरेट आती रह रही है, ये आई भी है। और हार्ड टू मॉडरेट बात करेंगे जो वो है आपकी क्या कहते हैं, जीके एंड जीएस की बात करेंगे। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में अब चलते हैं, तो मैथ्स में नंबर सिस्टम 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस SICI से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, LCM SCF से 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते रह रही है। परसेंटेज की क्वेश्चन की बात करते हैं तो परसेंटेज की क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस की 1 क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 4 से 5, अलजेब्रा की क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आ ही रही है। तो इसकी भी बात करते हैं तो इसकी ईजी टू मॉडरेट ये भी रह रही है, ईजी टू मॉडरेट ये भी क्वेश्चन आ रही है। मैथ्स जो लोगों की कमांड रहेगी उस पर बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैथ्स पे आप लोग कमांड बनाइए। मैथ्स रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, इस पे जीके एंड जीएस पे ज़्यादा आप लोग फोकस नहीं दीजिए। जीके एंड जीएस की कहीं से क्वेश्चन उठा सकते हैं, मतलब जो मन जनरली पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ये सब जियोग्राफी हो गई, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए। इससे आ रही है तो आ रही है, बहुत बेहतरीन। स्टैटिक की पार्ट आप लोग पढ़ के जाया करिए इसमें। ठीक है, स्टैटिक की पार्ट आप लोग पढ़ के जरूर जाइए। चलते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस की 1 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन की 2 क्वेश्चन, एरर एंड स्पॉटिंग की 2 क्वेश्चन, फिल इन ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग करेक्शन 2 क्वेश्चन, रीडिंग कंपैरिजन की 4 क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 2 से 2 या 2 4 क्वेश्चन आपकी आ ही रही है।
और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की 3 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट की 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बात करते हैं। इजी टू मॉडरेट आ रही है, जो लोग तैयारी करते हैं उसकी तैयारी बहुत बढ़िया रहेगी इस पे। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी में चलते हैं। यहाँ पे 4 सेक्शन मेरी हो ही गई, जो अंतिम सेक्शन और है हिंदी। हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी 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 की बात करते हैं तो हिंदी में वही पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, ये सब आपके लौकिक, ये सब आ ही रही हैं, जैसा कि हर चैप्टर में पूछती है इसी तरीके से पूछ रही है। जिसका आदर नहीं किया जाए जिसको अनादर कहते हैं, उसको इसी तरीके से क्वेश्चन आपकी आ रही है, बहुत इजी इजी रह रही है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। पीडीएफ आपको हम ज़रूर से ज़रूर आपको देंगे। तो पीडीएफ आपको लेने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम पीडीएफ टेलीग्राम दे देंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक आप जाके जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और लाइक एंड वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो टेलीग्राम लिंक जाके जरूर से ज़रूर कर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से वीडियो को जरूर से ज़रूर किया करिए। माफ़ करिएगा, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है, घर में कुत्ता है, उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा, कुत्ता भौंक रहा होगा। तो अब वीडियो को अंत ही करते हैं हम लोग, और लास्ट सेगमेंट चल रही है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।